जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। एक बार फिर से हम लोग चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हैं। सभी को नमन, वंदन एवं अभिनंदन। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, एनवायरनमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी लोड हो चुका है। जो लोगों ने अभी नहीं देखा है वो पहले जाके पार्ट 1 को देखेंगे, मैक्सिमम शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज एनवायरनमेंट के पार्ट 2 पे हम लोग काफी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और इसी के साथ एनवायरनमेंट का ये टॉपिक खत्म होगा। इसके बाद हम लोग इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे। खैर, कल लास्ट में हमने बताया था कि बेटा जो तुम्हारा बायोस्फीयर है, मतलब जीवमंडल जो है, वो बाकी तीनों स्फीयर के साथ यानी कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मीन्स क्या? स्थल मंडल। हाइड्रोस्फीयर मतलब हाइड्रो माने पानी, स्फीयर माने जल, तो जल मंडल, स्थल मंडल और एटमॉस्फेयर के साथ इंटरलिंक होता है, यानी कि ये सेंटर में होता है। बाकी जितने ये तीनों मंडल हैं इनके साथ एक इंटरेक्शन बनाता है, एक म्यूचुअल रिलेशन बनाता है। इसको आज समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। पहले क्या होता था बेटा कि गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी। गुरुकुल व्यवस्था में क्या होता था? करके सीखो पे जोर दिया जाता था, यानी कि जो सर हुआ करते थे वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे होते थे। तो एनवायरनमेंट के टॉपिक को आदमी रियलाइज करता था, कैसे कैसे क्या हो रहा है वो सब देखता था और उसकी अनुभूति करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि बंद कमरे में जब सारे शिक्षण प्रणाली को संचालन होने लगा तो ये चीजें हमें थ्योरिकल चीजों में समझना पड़ता है और इसको प्रैक्टिकल करना क्या होता है, बाद में रियलाइज करना पड़ता है। मान लो ये कैसे लिंक करते हैं वो मैं बता रहा हूं कि ये सन है। सन, मान लो यहां कोई प्लांट है, ये एक फ्लावर है, ठीक। अब देखें इधर क्या है, ये इधर तुम्हारा वायुमंडल है। नीचे जमीन के अंदर क्या होगा बेटा? जमीन के नीचे भी क्या है? दो चीजें हैं। एक तो तुम्हारा स्थल मंडल हो गया जिसमें वो उगा हुआ है, स्थल मंडल है, प्लस जल मंडल है। अब देखें, और ये प्लांट जो फ्लावर है ये क्या बेटा है? ये जीवमंडल का एक पार्ट है। कैसे इंटरलिंक करता है वो देखो। सन से सनरेज आती हैं सबसे पहले, यानी कि सनरेज, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सनलाइट। इस धरती पे जो ऊर्जा का मूल स्रोत है वो क्या है? सनलाइट है। यहां से ये किसके ऊपर फॉल होती हैं? इस फ्लावर के ऊपर फॉल होती हैं और यहां एक रिएक्शन करता है C6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. It makes C6H12O6 plus 6O2। मीन्स हमारे कहने का मतलब यह है कि बेटा जब सन की लाइट किसी प्लांट पे गिरी तो एक रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में उसने क्या बनाया? भोजन बनाया और ऑक्सीजन को रिलीज किया। मतलब क्या है कि सबसे पहले वायुमंडल लिया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जीवमंडल का रिलेशन किससे बना? वायुमंडल से बना ना। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसके बाद क्या लिया? तुम्हारा न्यूट्रिएंट लिया। कहां से लिया? स्थल मंडल से लिया। फिर उसके बाद जल, उसको जल चाहिए, जो कि देखो क्या ले रहा है? 6CO2 प्लस 6H2O, मतलब पानी ले रहा है। पानी का मतलब क्या है? इसका जलमंडल से रिलेशन बन रहा है, वायुमंडल से रिलेशन बन रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज भी कर रहा है, प्लस फूड को स्टोर्ड कर रहा है। यानी कि जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल का आपस में एक रिलेशन बन रहा है। समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले मैंने कहा कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सनलाइट। सनलाइट जब किसी प्लांट पे पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा प्लांट क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो हो क्या रहा है कि वायु में प्लांट ले क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वायुमंडल के साथ रिलेशन बन रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, वायुमंडल के साथ रिलेशन बन रहा है, प्लस
तुम्हारा स्थल मंडल से न्यूट्रिएंट्स जो तुम्हारे नाइट्रोजन हो गए, फास्फोरस हो गए, पोटेशियम हो गए, ये सारे स्थल से ले रहा है यानी स्थल मंडल के साथ रिलेशन बन रहा है, प्लस वाटर ले रहा है यानी जल मंडल के साथ रिलेशन बन रहा है, यानी जीव मंडल इन तीनों मंडलों को सम्मिलित रूप से एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरलिंक कर रहे हैं, एक रिलेशन स्थापित कर रहे हैं। दूसरी चीज बेटा कि जो इन्वायरमेंट है इसके 4 घटक मैंने जो बताए थे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी किया था। एक तरीके से और इन्वायरमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। कैसे? पहला नेचुरल और मैन मेडेड। अब नेचुरल मतलब क्या? वो समस्त चीजें जो ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं वो सब क्या है? नेचुरल हैं, या कह सकते हो वो समस्त चीजें जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हुई हैं वो सारी चीजें क्या है? प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। और प्राकृतिक चीजों को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 लिविंग मतलब जिसमें प्राण है, और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। लिविंग और नॉन लिविंग, यहां नॉन लिविंग का मीन्स उन चीजों से है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जैसे पहाड़ हो गए, हवा हो गई, तुम्हारे चट्टान हो गए, तुम्हारे भूखंड हो गए, तुम्हारे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये जितने मिनरल रिसोर्सेस हैं ये क्या है? नॉन लिविंग हैं, और ये क्या द्वारा है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। तो ये क्या है? पहले क्या है? पर्यावरण के नेचुरल रिसोर्स हैं, मतलब प्राकृतिक घटक हैं। और प्राकृतिक घटक में कौन से घटक हैं? नॉन लिविंग घटक हैं। लिविंग घटक कौन है? लिविंग जिनके अंदर नेचुरल हो, प्राण वायु हो, जैसे प्लांट मैंने बताया था, और दूसरा तुम्हें क्या बताया था कि जितने भी जंतु हैं। दूसरी चीज बेटा मैन मेड क्या होता है? तो मैन मेड वो मनुष्य द्वारा निर्मित कोई भी चीज, जैसे हम लोगों ने अपनी विलासिता और संसाधन को की प्रतिपूर्ति करने के लिए लगातार क्या कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सों का डिप्लीटेशन करते जा रहे हैं। तो जैसे लकड़ी से कुछ बनाया, फिर आदमी सबसे पहले फैन करता था, फैन के बाद फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फैन आ गया, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उसे लगना कि भाई ये इलेक्ट्रिक फैन गर्म हवा दे रही, फिर उसने एक नई चीज बनाई, क्या? कूलर। अब कूलर कुछ दिन चलता रहा, बड़ा खुश हुआ कि भाई कूलर से बड़ी अच्छी हवा आ रही, बड़ा आनंद आ रहा है। फिर उसे लगा यार इसमें इतने मॉइस्चर प्लस ये इतनी आवाज करता है, ऊपर से कौन इसमें पानी डाले, तो उसने फिर नई चीज बनाई, एसी। अब एसी बनाया तो फिर उसने विंडो एसी बनाई, फिर विंडो एसी में ये रहा कि घर का लुक अच्छा नहीं लग रहा, फिर उसने स्प्लिट एसी बनाई। यानी मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए लगातार कुछ ना कुछ बनाता रहता है, और मनुष्य अपने द्वारा निर्मित जितनी भी चीजें बनाता है वो क्या कहलाता है? मैन मेडेड एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं। जैसे अगर हम हैं और हमारे अगल बगल उपस्थित फैन हो गया, ये सारी चीजें इक्विपमेंट हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब क्या है? मैन मेडेड थिंग्स है। लेकिन यहां पर विद्यमान जो मिश्रण ऑफ गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ये क्या है? निर्जीव हैं। किसके? प्राकृतिक सोर्स के निर्जीव भाग हैं, और मैं इस प्राकृतिक सोर्स का एक सजीव भाग हूं, और इस प्राकृतिक सोर्स का तुम भी एक सजीव भाग हो, जो इस धरातल पे बनाए गए सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट पोजीशन पे हैं। बेटा अब दूसरी बात आज हम लोग करेंगे पर्यावरण, एनवायरमेंटल, जो उसकी कुछ थ्योरीज हैं, कुछ धारणाएं हैं, उस धारणाओं की। तो पर्यावरण एक दूसरा मार्कर लेता हूं। पहला एक अवधारणा है नियत अवधारणा, पर्यावरण की नियत अवधारणा। बेटा नियत अवधारणा का मीन्स प्रकृति क्या है? सर्वशक्तिमान है, और मनुष्य उसके सामने एक तुच्छ प्राणी मात्र है। यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन में कभी भी प्रकृति को डोमिनेंसी दिखाई जाए, किसी तरीके से क्वेश्चन घुमाए, और अगर वो हमेशा मनुष्य को एक
सूक्ष्म स्थान दे और प्रकृति को क्या दे, महानतम और श्रेष्ठ पोजीशन पे उपस्थित करे, तो आपकी वो किस धारणा के अंतर्गत आएगा, नियत अवधारणा के अंतर्गत आएगा कि प्रकृति क्या है, सर्वव्यापी सर्व महान है और मनुष्य प्रकृति की तुलना में एक सूक्ष्म और तुच्छ प्राणी मात्र है। अगर ये चीज अगर ऐसी डिफिनेशन आती है, मतलब ऐसा कुछ इसी तरीके का आता है जिस बातों में इस चीज का जिक्र किया जाए कि प्रकृति को डोमिनेंट दिखाया जाए, यानी कि जो सारा मूल तत्व है वो किस पे दिया जाए, जोर प्रकृति पे दिया जाए, नेचुरल रिसोर्सेस पे दिया जाए, नेचर पे दिया जाए, एनवायरनमेंट पे दिया जाए, लेकिन मनुष्य को उसके सापेक्ष बिल्कुल भी वैल्यू ना दी जाए, ऐसी अवधारणा क्या कहलाएगी, नियत अवधारणा। दूसरी चीज है बेटा जो नियत और दूसरी संभव अवधारणा। संभव अवधारणा यह कहता है प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति के किसी भी घटक में मनुष्य परिवर्तन करने में सक्षम है और कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट में जो मूल केंद्र होता है वो मनुष्य होता है, यानी कि कभी भी कोई क्वेश्चन आए और मनुष्य को मेन फोकस पे रखे, मनुष्य को डोमिनेंट दिखाए और मनुष्य की बहुलता का प्रचारक हो, उस स्टेटमेंट तो वो क्या होगा, संभव अवधारणा, यानी कि मनुष्य अपनी क्षमताओं से किसी भी प्रकृति के किसी भी घटक में संभव करने की भरपूर शक्ति रखता है, सक्षम है, सामर्थ्यवान है, वो प्रकृति के किसी भी घटक में परिवर्तन कर सकता है। अगर कोई भी स्टेटमेंट आता है उसमें प्रकृति की बहुलता होती है, यानी कि नेचर को महान दिखाने की कोशिश होती है, तो नियत अवधारणा। अगर मनुष्य को महान दिखाने की वो संतुति करता है, उसको व्याख्या करता है, तो वो क्या होगा, संभव अवधारणा। और तीसरी अवधारणा है नवनियत अवधारणा। नवनियत अवधारणा बेटा अब ध्यान से समझे, नवनियत अवधारणा क्या है, ये कोलेशन है इन दोनों अवधारणाओं को सम्मिलित रूप से बनाकर थोड़ा बैलेंस की स्थिति में लाया गया है। इसमें ना तो प्रकृति को दिखाया गया है महान और ना तो इसको तुम्हारे मनुष्य को महान दिखाया गया है। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकासवादी सिद्धांत भी बोलते हैं इसे चाहे नवनियत अवधारणा बोलो या सतत विकासवादी अवधारणा बोलो, इसमें कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी। मतलब मनुष्य प्रकृति के किसी भी घटक का उपयोग कर सकता है, लेकिन उस घटक का उपयोग वो इस कदर नहीं कर सकता कि उस संसाधन का पूरे तरीके से विनष्ट हो जाए या वो खत्म हो जाए। मान लो बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे हैं, बहुत सारे प्रकृति में क्रूड पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, तो डीजल पेट्रोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब ये एक बार खत्म होने के बाद इसकी बनने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, हजारों करोड़ों वर्षों तक हमारे नीचे फॉसिल्स दबे पड़े रहे और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो बहुत प्रकार के रिसोर्सेज में बदल गए। अब पेट्रोल फिर से तो बनना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन पेट्रोल का अगर हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो एक दिन कंडीशन है, मान लो कि अभी हमारे देश में देख लिया जाए तो जितना भी पूरे विश्व में क्रूड पेट्रोल है उसका अगर जिस हिसाब से कंज्यूम हो रहा है, 50 साल बाद हमारे विश्व में अगर कोई नया रिसोर्स ना खोजा जाए, जितना अभी करंट रिसोर्स है वो पूरे तरीके से पूरे विश्व में डीजल पेट्रोल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यही कंडीशन भारत की है, यहां तो सिर्फ 20 ईयर के अंदर ही पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो मतलब ये क्या कहता है, नवनियत अवधारणा कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आप प्रकृति के किसी भी घटक का अवशोषण कर सकते हैं, लेकिन नियमित तरीके से करेंगे। अवशोषण उसका उपयोग करने की प्रक्रिया इतनी तीव्र ना हो जाए जैसे उसकी बनने की प्रक्रिया और आपके उपयोग करने की प्रक्रिया में एक संतुलन की स्थिति बने रहे। समझे, आपकी उपयोग करने की प्रक्रिया प्लस उस रिसोर्स के डेवलपमेंट की प्रक्रिया में एक समन्वय बना रहे।
ऐसा ना हो कि जैसे जो चीजें पैदा हो रही हैं उससे 4 गुना ज्यादा आप कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां पैदा होंगी जो अभी हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये सारी अवधारणा की बात हो गई। इसके बाद लास्ट आता है परिस्थितिकी अवधारणा। बेटा परिस्थितिकी अवधारणा ये क्या है? ये भी सिर्फ किस पे जोर देता है? ये जोर देता है मनुष्य पे। इसका सेंटर मनुष्य होता है। अब कहोगे कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं सर, आपने बताया कि संभववादी अवधारणा मनुष्य पे जोर देता है और परिस्थितिकी अवधारणा भी मनुष्य पे जोर देता है। संभववादी अवधारणा जो है वो क्या कहता है? पहली चीज ये जो तुम्हारा पहला नियतवादी अवधारणा है, ये कहता है कि प्रकृति क्या है? सर्वशक्तिमान है और मनुष्य उसके सामने एक बहुत सूक्ष्म प्राणी मात्र है। लेकिन परिस्थितिकी अवधारणा कहता है कि मनुष्य प्रकृति का एक पार्ट है, मनुष्य जीव एक प्रकृति का पार्ट है। मतलब यह स्वीकार करता है कि जो तुम्हारा नियतवादी अवधारणा है ये प्रकृति के समकक्ष मनुष्य को कुछ भी नहीं आता। लेकिन जो परिस्थितिकी अवधारणा है यह स्वीकार करता है कि जो प्रकृति है वो बहुत व्यापक है, लेकिन मनुष्य भी उस व्यापक पार्ट का एक पार्ट है। तो डोंट बी कंफ्यूज नियत अवधारणा और परिस्थितिकी अवधारणा। यानी इन्वायरमेंट को ये बहुत महान दिखाता है, ये भी इन्वायरमेंट को महान दिखाता है, कौन? परिस्थितिकी। लेकिन ये एक्सेप्ट करता है कि मनुष्य भी क्या है? इस प्रकृति का एक पार्ट है। समझ गए ना? मेन क्या है? पहली नियत अवधारणा जो प्रकृति को डोमिनेंट दिखाएगा, दूसरा संभव अवधारणा जो मनुष्य को डोमिनेंट दिखाएगा, नवनियत अवधारणा जो दोनों में एक बैलेंस की स्थिति पैदा करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, और परिस्थितिकी जो ये एक्सेप्ट करता है कि ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ठीक, ये हो गई बात किसकी? अवधारणा की। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? यह एक प्रकार की प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा हमारे अर्थ का टेम्परेचर संतुलित अवस्था में बना रहता है। ठीक, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पहले लिए हमारे लिए क्या है? नेगेटिवली इफेक्ट होता है इसका कि पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो पहले ये जान लो, अगर ग्रीन हाउसेस गैसेस अगर हमारी धरातल पे ना होती, अगर ग्रीन हाउस गैस ना होती तो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री सेल्सियस होता, यानी कि जीवन संभव ही ना होता। तो ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति जरूरी है। और लेकिन अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती, कबीरदास जी ने कहा है। यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन अगर ये गैसेज बढ़ेंगी तो दिक्कत पैदा होगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे धरातल, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बैलेंस अवस्था में बना रहता है। लेकिन इस टेम्परेचर का अगर एक लेवल से ज्यादा उठता है तो हम उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ गए ना? ग्रीन हाउस इफेक्ट में गैसें कौन सी होती हैं बेटा? तो ये सबसे मेन गैस जो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर होता है, तुम्हारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तुम्हारा मीथेन होता है, तुम्हारा ओजोन होता है। ये सब सारी गैसें क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए मेन कौन है, सबसे मेन कौन है, तो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा एक चीज देखें, होता क्या है, बड़ी कॉन्सेप्ट वाली बातें होने जा रही हैं, बड़ा ध्यान देकर पढ़ना तो बातें समझ में आएंगी। मैंने अभी बताया कि इस धरती पे जो ऊर्जा का मूल स्रोत है बेटा वो सन है। ये हमारी धरती है, यहां हम लोग रह रहे हैं,
ये हम लोगों का बढ़िया हट है, यहाँ पेड़ पौधे हैं और यहाँ सनलाइट है और सनलाइट आ रही है। तो सनलाइट बेटा जो आती है इसका मेजर पार्ट क्या होता है, थोड़ा जो एब्जॉर्ब हुआ उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके फिर से स्पेस में चली जाती हैं। यानी कि सनलाइट आती है, जो नीचे एब्जॉर्ब हुआ वो एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके फिर से चली जाती हैं, स्पेस को चली जाती हैं। बेटा आज बहुत छोटे टाइम में इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर एक लंबा वीडियो भी आएगा इसके बाद, यानी कि उसके पार्ट 3 भी आएंगे और उसमें हम सारी भी। अब देखो हो क्या रहा है, मतलब जो एब्जॉर्ब होती है बाकी रिफ्लेक्ट होकर फिर से स्पेस में चली जाती हैं। लेकिन जब ये सनलाइट पड़ेगी तो हमारी धरातल का तापमान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, उस जब ये धरातल नीचे जमीन और जल द्वारा जो है इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो जब धरातल का तापमान बढ़ेगा तो इससे जब रिफ्लेक्ट होकर किरणें जाएंगी, जब धरती की किरणें लौट के जाने लगेंगी तो इनको ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। यानी कि धरातल की जो तापमान है उसको ऊपर नहीं जाने देती, उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं। मतलब सनलाइट आती है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट ऐसा क्यों नहीं होता कि ग्रीन हाउस गैस, अगर मैंने बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, वो हीट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर से रिटर्न लौटा देती हैं धरती के पास। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सनलाइट को यहीं एब्जॉर्ब कर लें और फिर सनलाइट को ही यहीं ऊपर से ही क्या भेज दें, फिर से सन के पास भेज दें, सन अर्थ तक पहुंच ही ना पाए। तो बेटा इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। जो सन से आने वाली जो रेज होती हैं इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और इस वेवलेंथ को वो कैच करने में सक्षम नहीं होती हैं। और जब ये तापमान हमारे धरातल का बना देता है तो हमारे धरातल से जब जो हमारे धरातलीय तापमान ऊपर जब जाने लगते हैं तो इनको पकड़ के वो ग्रीन हाउस गैसेस रिफ्लेक्ट कर देती हैं, फिर से धरातल पे भेज देती हैं, जिससे धरातल का तापमान एक नियत अवस्था में बना रहता है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव बढ़ेगा तो जब ग्रीन हाउस का लेवल एक लेवल से ज्यादा हो जाएगा तो ये ज्यादा से ज्यादा उष्मीय तापमान को नीचे भेजेंगी, जिससे हमारे धरातल का तापमान ज्यादा बढ़ेगा और 2% जो वाटर मैंने बताया था कि फ्रिजिड जोन में है वो मेल्ट होंगे और जो कोस्टल एरियाज के पास आइलैंड्स हैं, जो सिटीज हैं, वो पूरे तरीके से ओशियन सीज में जलमग्न हो जाएंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन में परिवर्तन होगा और उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और देखो बेटा अब ग्लोबल वार्मिंग पे भी बहुत अच्छे तरीके से हमको डिस्कस करना है। फिर देखो बात क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। मैंने बताया कि जब उष्मीय तापमान एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जो फ्रिजिड जोन है वो सारे मेल्ट होंगे और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो तुम्हारा पर्यावरण है इसके संरक्षण के लिए विश्व द्वारा, देश द्वारा, व्यक्तिगत तौर पर उठाए गए कदम क्या हैं। तो इसके द्वारा जो कदम उठाए गए बेटा वो तुम्हारा सबसे पहले 1972 में एक अधिवेशन हुआ था स्टॉकहोम, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक तौर पर रूपरेखा तैयार की गई थी। फिर तुम्हारा दूसरा हुआ था 1992 में, जिसको बोलते हैं रियो अधिवेशन, ब्राजील में हुआ था, जिसको भूम अधिवेशन भी बोलते हैं, ब्राजील में हुआ था। इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ। पहले कब हुआ? पहला जो हुआ स्टॉकहोम में हुआ 1972 में, फिर तुम्हारा 1992 में रियो ब्राजील में हुआ। और ये बहुत ज्यादा मैटर, इसने बहुत बड़े पैमाने पर रूपरेखा तैयार की कि अगर अब हम लोग पर्यावरण का इस तरीके से क्षरण करेंगे तो हो सकता है कि इसका खामियाजा इन फ्यूचर हमें बहुत ज्यादा उठाना पड़े। और इसी के बाद जो है 1997 में जापान में एक सम्मेलन हुआ बेटा, जिसको कार्बन क्रेडिट सम्मेलन बोलते हैं। यानी इस जापान वाले सम्मेलन में 1997 में कार्बन में एक सम्मेलन हुआ टोक्यो में।
टोक्यो में एक सम्मेलन हुआ था जिसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट्स। इसमें यह हुआ कि जो देश अपना कार्बन उत्सर्जन कम करेगा तो वो देश अपने कार्बन के उत्सर्जन को दूसरे देशों को बेच सकता है। जैसे कार्बन का उत्सर्जन ही मेन है जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन और पर्यावरणीय असंतुलन के लिए जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? चाइना, जो लगभग पूरे विश्व का 30% अकेले करता है। फिर यूएसए अमेरिका हो गया जो 15% अकेले करता है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम हो गया, लगभग ये 9% करते हो। इंडिया भी 7% करता है। लेकिन ये हुआ कि हर देश को एक मानक दिया जाएगा कि इससे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं कर सकते, और जो देश अपने कार्बन उत्सर्जन के लेवल से कम उत्सर्जन करेंगे वो देश अपने कार्बन के उत्सर्जन को दूसरे देशों को बेचेंगे और वो देश उसके रिफंडेबल एक अच्छी अमाउंट उनको पे करेंगे। समझ गए ना? ये अधिवेशन हुआ था 1997 जापान में। और उसके बाद एक तुम्हारा हुआ था 2005 में पेरिस सम्मेलन। पेरिस इधर लिख दे रहे हैं। इसके बाद एक हमारा 2005 में पेरिस सम्मेलन हुआ बेटा, और इस पेरिस सम्मेलन में प्राकृतिक संतुलन की और कार्बन उत्सर्जन को घटाने की बड़े लेवल पे व्यापक मानक तय कर दिए गए। लेकिन बाद में अमेरिका इस सम्मेलन से अलग हो गया, और अमेरिका के अलग होते ही इसकी सशक्तिकरण का पूरा मार्ग ध्वस्त हो गया। और इसके बाद एक तुम्हारा हुआ था, उसको बोलते हैं COP 24। ये 2018 में तुम्हारा बेटा जो हुआ था, ये अभी तुम्हारे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही जरूरी है। और ये तुम्हारा कब हुआ? तो COP 24 कब हुआ? 2018 में हुआ। ठीक। अब इसके बाद बेटा एक चीज और आती है, उसको बोलते हैं तुम्हारा अर्थ आर सूट डे। अर्थ आर सूट डे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। अर्थ आर सूट डे, अर्थ आर सूट डे में एक मानक तय किया जाता है कि मान लो प्रकृति ने हमें 100 चीजें दी हैं, तो इसको हमको 1 ईयर में खत्म करना है, यानी 12 मंथ में खत्म करना है। तो इस रिसोर्स को हम निर्धारित समय से पहले अगर खत्म कर लेते हैं, इसका मतलब हम एडवांस तौर पे हमने प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों को खत्म कर लिया। अब तो पहले जो दिसंबर में इसका होना था, अभी करंट में ये अगस्त में हुआ है, यानी कि 5 महीना एडवांस हम लोग प्राकृतिक संसाधनों को पूरे तरीके से खत्म कर दिया। बेटा अब इससे रिलेटेड तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको पढ़ने के बाद ज्यादातर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। दूसरा जो है इकोसिस्टम पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, और फिर आते हैं पूरी ऊर्जा के साथ। जय भारतम, जय श्री रामा, वंदे मातरम।